दोस्तों, एक महिला जो कि अपने संघर्ष के दिनों से गुजर रही थी और जब वो अपने संघर्ष के दिनों से गुजरते हुए अपने अच्छे दिनों में आने लगती है, अच्छे खासे दिनों पर पहुंचने लगती है, तब उसके रास्ते में उसके अपने ही रोड़ा बनने लगते हैं। जिनको उसके संघर्ष के दिनों में उसका साथ देना चाहिए, वही लोग उसके रास्ते में रोड़ा बनने लगते हैं, उसके आगे बढ़ने में बाधा बनने लगते हैं। यहाँ तक कि लोग उसकी इज्जत को तार तार करना चाहते थे, यहाँ तक कि उसको जान से मार देना भी चाहते थे। लेकिन फिलहाल दोस्तों, कहते हैं ना, जो ऊपर वाले को मंजूर होता वही होता है। और वो जो महिला होती है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, नौजवान होती है, और उसके बाद इतना संघर्ष करती है कि वो अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन जो उसके अपने थे वो ये देख नहीं पाते और उसे बहुत अन्य तरीके से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये आप जान लीजिए कि बहुत ही रोचक कहानी है ये। पूरी कहानी सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश का जिला लगता है खीरी लखीमपुर, और खीरी लखीमपुर के एक छोटे से गांव की कहानी है। वहीं पर एक किसान होते हैं जिनके पास बहुत ही गरीबी तंगहाली होती है। उनके 4 बेटे होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं। उनके पास जो ज़मीन थी वो सिर्फ 1 बीघा थी। मजदूरी मेहनत करके किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो जो सारे बच्चे होते हैं काफ़ी निकम्मे टाइप के निकलते हैं, और कहते हैं ना कि इधर उधर घूमना फिरना। और उनका जो छोटा बेटा होता है उसका नाम विकी होता है। वो जब थोड़ा होश संभालता है तो वो कहता है, पिताजी मैं कहीं बाहर जाऊंगा काम करने। तो वहीं खीरी लखीमपुर तो गांव से लगभग सिटी साइड में जा करके कोई एक किसान होता है, उसके यहाँ मछली पालन होता है और उसके वहाँ वो नौकरी करने लगता है। लगभग 5 से 6 सालों तक वो नौकरी करता है, और नौकरी करने के बाद जब वो घर आता है तो उसे मछली पालन का जो गुण था वो पूरी तरह से सीख चुका था, पता चल चुका था। तो जब घर आता है तो अपने पिताजी से कहता है कि ये जो अपना ज़मीन है, खेत है 1 बीघा, मैं इसको पोखरा खुदवाना चाहता हूँ, इसमें मछली पालन करूँगा। तो जो उसके पिताजी होते हैं जो और जो 3 बड़े भाई होते हैं, वो सब उस बात से ऐतराज़ करते हैं, नाराज़ होते हैं। लेकिन वो ना मानते हुए उस 1 बीघे ज़मीन को पोखरा खुदवा देता है, और पोखरा खुदवाने के बाद उसमें पानी भरवाता है। मछलियाँ जो हैं उनको ला करके उसमें डालता है, उनका पालन पोषण करता है। एक्सपर्ट तो था ही, वो हो चुका था, और वो उन सब कामों में माहिर हो चुका था। जब उसमें से मछलियाँ निकलना चालू होती हैं तो बेचना चालू करता है, तो वो धीरे धीरे उसमें मुनाफा होने लगता है, और धीरे धीरे करके वो एक पोखरा और बना लेता है, जो कि अपने खुद की ज़मीन खरीद कर उसमें पोखरा बनवाता है। अब 1 पोखरे से 2 पोखरा हो जाता है, और धीरे धीरे जो इनकम होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों, उसी बीच में वो अपने 2 भाइयों की शादी कर देता है जो उनसे बड़े थे। और इन सब करते कराते लगभग 4 से 5 सालों का वक्त बीत जाता है। इन 4-5 सालों में वो 2 पोखरे से 3 पोखरा बना लेता है, और फिर वो सोचता है कि मैं कम से कम 10 से 15 पोखरे कर लूँ, ताकि जो हमारे भाई हैं कभी बंटवारा होगा तो हर किसी के पास 2 से 3 पोखरे होना चाहिए। अब दोस्तों, उसके बाद उसका एक भाई था, उसकी भी शादी कर देता है और अपनी भी शादी करता है। जिससे उसकी शादी हुई थी उस लड़की का नाम महिमा होता है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसा काफ़ी हो चुका था, तो उसे एक अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है। महिमा जो थी थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी, क्योंकि ये जो जितने भाई थे वो सब अनपढ़ थे। अब दोस्तों, महिमा जो शादी करके आई थी
काफ़ी होशियार भी थी, समझदार भी थी। और इसके बाद उसके और जो बिक्की होता है, एक संतान होता है, एक बेटा होता है। और दोस्तों उसके बाद थोड़े ही दिन बाद बिक्की का एक आकस्मिक उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद ये जो 3 भाई थे, ये तो पहले से ही निकम्मे थे। अब जो महिमा थी एकदम टूट चुकी थी। जो महिमा के सास ससुर थे वो भी एकदम टूट चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि जिसने इस घर को इस इतना बढ़ाया आगे, अब वही नहीं रहा तो इस घर का क्या होगा। फिलहाल जो महिमा के सास ससुर होते हैं वो अपने तीनों को बेटों को समझाते हैं, कहते हैं कि जो करने वाला था वो तो चला गया, लेकिन अब तुम लोगों की बारी है। तुम लोग ये दिखाओ कि अगर वो नहीं रहा तो क्या हुआ, हम तीनों एक हो करके और कुछ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों लेकिन इन तीनों जो भाई होते हैं इनके मन में खोट था। ये लोग प्लान बनाते हैं, क्योंकि जब उसका देहांत हुआ था तो तालाब में मछलियां भरी पड़ी थी, बस निकलने का वक्त था और कम से कम 25 से 30 लाख की मछलियां थी। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि अपना अपना हिस्सा बांट लो और मछलियां हम अपने अपने हिस्से की बेचेंगे। अब दोस्तों यही होता है, ये लोग जो है बंटवारा करते हैं और बंटवारा करने के बाद जो बिक्की की वाइफ होती है महिमा, उसको एक पोखरा दे देते हैं। कहते हैं ये लो एक पोखरा तुम ले लो, क्योंकि तुम्हारे पति ने सब कुछ किया था। हालांकि उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो भी किया धरा था वो सब उसके पति का ही था। और ये लोग भी एक एक पोखरा ले लेते हैं। लेने के बाद में जितने भी उसमें मछलियाँ थी वो निकाल कर ये लोग बेचते हैं। बेचने के बाद जो मार्केट में 4-5 लाख रुपए पड़े थे कर्ज के तौर पर, जब कर्जदार घर पे आने लगते हैं तो ये लोग अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं कि भाई देखो, वो तो मुझे एक फूटी कौड़ी भी अपने कमाई में से नहीं देता था, तो हम लोग कर्जे में क्यों दें। वो अपने पत्नी को देता था तो उसकी पत्नी से जाके मांगो। और दोस्तों जब कर्जदार काफ़ी ज़्यादा आने लगते हैं तो जो महिमा होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वो सोचती है वो मेरा पति जो जिंदा रहते इतना सब कुछ किया और मरने के बाद आज उसकी बदनामी हो तो ये ठीक नहीं। जो उसकी शादी में गहने मिले थे, जो कुछ बिक्की ने उसके लिए बाद में बनवाए थे, वो सब कुछ बेच बाच करके महिमा जो थी, और जो उसको एक तालाब मिला था उसमें जो मछलियाँ थी वो सब बेच बाच करके और उन सब कर्जदारों का कर्जा जो है वो चुका देती है। अब दोस्तों जो महिमा के सास ससुर होते हैं वो सोचते हैं कि ये बेचारी जाएगी तो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो उनका जो वृद्धा पेंशन होता है वो आ रहा होता है और वो लोग महिमा की तरफ ही रहने लगते हैं कि इससे ही चलो इसका कुछ गुजारा हो जाएगा। इन लोगों ने तो जो किया है उसका जो दंड है वो भगवान ही इन्हें देगा, लेकिन मैं इसके साथ में ही रहूँगा। अब दोस्तों वो लोग महिमा के साथ में रहने लगते हैं। जब 2-3 सालों का वक्त बीतता है, इन लोगों के भी यहाँ पर इतना तंगहाली आ जाता है कि खाने के लाले भी पड़ जाते हैं। इसी बीच में एक रमेश नाम का जो लड़का है वो आता है बिक्की का घर पहुँचते पहुँचते, और जब घर पे उनके पहुँचता है तो उसको पता चलता है जो बिक्की था अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिलहाल महिमा से मिलता है और बिक्की के माता पिता से मिलता है, बातचीत करता है कि हम दोनों लोग साथ में ही 4-5 साल काम किए थे, और जब बिक्की भाई चले आए थे अपना काम चालू किए थे तो मुझे कई बार फ़ोन किए थे कि तुम यहाँ से वहाँ से चले आओ और आने के बाद तुम मेरे पास काम करो, लेकिन मेरा कभी आना नहीं हुआ। जिस जगह पर मैं काम कर रहा था वहाँ पर मेरा कुछ बन नहीं रहा था, तो इसलिए मैं कुछ दूसरा काम करने लगा। दूसरा काम करने के बाद उसमें भी नहीं जमा तो मैंने सोचा चलो बिक्की भाई काफ़ी बुला रहे थे मुझे तो मैं वहीं पर चलकर काम करता हूँ। लेकिन अब मुझे क्या पता था कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ वही इस दुनिया में नहीं है। ये सब कह करके वो रोने लगता है। अब दोस्तों रोते हुए वो वहाँ से जाने लगता है, और जाते हुए जब जो महिमा थी वो कहती है अगर तुम काम ही करने आए थे तो क्यों ना तुम एक जो मेरा पोखरा पड़ा हुआ है और तुम्हें काम आता ही है तो उसमें तुम काम चालू कर सकते हो। तो जो रमेश था
वो कहता है ठीक है भाभी जी, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मैं चालू कर सकता हूँ, काम तो मुझे आता ही है। उसमें वो पानी वगैरह भरवाता है, मछलियाँ वगैरह ला के डालता है और देखते ही देखते लगभग 5-6 महीनों में मछलियाँ तैयार हो जाती हैं और धीरे धीरे इनका जो इनकम है वो स्टार्ट होने लगता है। अब दोस्तों देखते ही देखते 2-3 सालों में ये लोग इतना बढ़ जाते हैं आगे कि एक पोखरे से फिर ये लोग 2 पोखरा करते हैं, 2 से 3 करते हैं, 4 पोखरा इन लोगों का बन जाता है। इतना बढ़िया से इनका काम करने का तरीका था और काम चलता भी है। और जो विक्की के 3 भाई थे वो लोग वहीं पर टिके थे, एक पोखरा लेकर के कभी उसमें डूबते थे, कभी उपनते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। अब दोस्तों जब वो लोग ये देखते हैं कि इन लोगों का जो है इतना आगे बढ़ गए हैं, तो उन लोगों को इनके प्रति जलन होने लगती है और ये लोग आकर के इनसे लड़ाइयाँ झगड़े करना स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी गंदी गंदी गाली देने लगते हैं। यहाँ तक कि उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि तुम ये हो, वो हो, रखेल रखे हो, ये हो, तो दुनिया की सारी बातें उसको कहते हैं। जो रमेश था वो भी इस सब बातों को सुन करके थक चुका था, लेकिन वो कहता भी तो क्या कहता, आखिर में उस घर का वो नौकर था। और दोस्तों जब इन लोगों का इतने से पेट नहीं भरता तो ये लोग एक दिन इनके पोखरे में कुछ दवाइयाँ मिला देते हैं और उसकी सारी मछलियाँ जो हैं वो मर जाती हैं। अब दोस्तों लगभग 25 से 30 लाख की मछलियाँ एक बैग मर जाती हैं। जो रमेश होता है उसको तो पता ही था कि ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो महिमा से कहता भाभी जी हो ना हो यही लोगों ने कुछ किया है। जो महिमा होती है वो पूरे स्टेशन जा कर के नामजद FIR करती है लोगों के नाम। पुलिस जो है इन लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद ये लोग उल्टा उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये ऐसा करती है, ये धंधा करती है, तभी इसके पास इतने पैसे हैं, हम लोग भी मछलियों का कारोबार करते हैं, हमारे पास क्यों नहीं है। अब दोस्तों इन लोगों के पास भी कोई सबूत नहीं था उनके खिलाफ, तो वो लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अब दोस्तों जो महिमा के सास ससुर थे वो कई बार कह चुके थे कि बेटा कहीं ना कहीं शादी कर लो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, लेकिन वो कहती थी करूँगी शादी तो कहाँ करूँगी। लेकिन जब महिमा के सास ससुर देखते हैं कि रमेश से ही इसका नाम जोड़ा जा रहा है, तो क्यों ना रमेश से ही इसकी शादी करवा दी जाए। तो महिमा से वो लोग कहते हैं बेटा रमेश से ही शादी कर लो, तो कहती है पिताजी मैं तो कर लूँ, लेकिन रमेश मुझसे क्यों शादी करेगा, वो भी शादीशुदा नहीं है, कंवारा है। तो फिर वो लोग रमेश से बात करते हैं तो रमेश कहता है आप लोग मेरे मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं महिमा भाभी से शादी कर लूँ, और अगर वो करना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब दोस्तों जो महिमा के सास ससुर थे वो घर के मंदिर में ही इन दोनों की अपनी मौजूदगी में शादी करवा देते हैं, उसके नाम का सिंदूर उसके मांग में डलवा देते हैं। अब दोस्तों जो महिमा थी अब वो और शर्मिंदगी महसूस करती है और वो घर से बाहर नहीं निकलती है। वो लोगों को क्या जवाब देगी, लोग यही सोचेंगे कि जो लोग सोच रहे थे वो सच था। अब ये सोच करके वो घर से बाहर नहीं निकलती है। लगभग 3 से 4 दिनों का जब वक्त बीत जाता है तो जो महिमा के जेठ जेठानी थे उनको कहीं से कहीं भनक लग जाती है कि महिमा ने शादी कर ली है और उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी है। ये लोग फिर आ जाते हैं उसके घर पर झगड़े करने के लिए, लड़ाइयाँ करने के लिए। तभी जो रमेश होता है वो पहले से तैयार था, लाठी रख करके, और वो लेकर के दौड़ पड़ता है इन लोगों के ऊपर। फिर देखता है जो महिमा है वो खिड़की से देख रही है, फिर उसको देख करके वो रुक जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं इनको क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। लेकिन जब महिमा ये देखती है कि जो उसका पति है उसके लिए जा रहा था और फिर रुक गया कुछ सोच करके, फिर वो बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद कहती है मैं इनकी पत्नी हूँ और ये मेरे पति हैं। और रमेश से कहती क्या देख रहे हो, तुम्हारी पत्नी को ये लोग भला बुरा कह रहे हैं और तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या। जैसे ये बात महिमा कहती है वो लाठी लेकर के उनके ऊपर टूट पड़ता है और खदेड़ खदेड़ कर दौड़ा दौड़ा कर सबको पीटता है। और उसके बाद कभी
वो लोग उसके घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर समय गिरता है तो कोई साथ नहीं देता, और यहाँ तक कि अपने तो बिल्कुल साथ नहीं देते। बहुत कम केस में होता है जो अपने साथ देते हैं, नहीं तो 80% ऐसा होता है कि अपने साथ बिल्कुल नहीं देते, उल्टा पांव पकड़कर पीछे खींचते हैं कि ये आगे न बढ़े। ऐसा ही महिमा के केस में हुआ। अब दोस्तों, महिमा और रमेश की एक बेटी हुई है, और ये एक बेटा और बेटी के साथ में रहते हैं और बहुत ही खुशहाल इनकी ज़िंदगी बीत रही है। तो ये रही कहानी दोस्तों, कैसी लगी ये रमेश ने खुद शेयर की थी। तो कहानी बताइएगा आप लोग कैसी लगी। कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।